नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो बातचीत में। दोस्तों, आज हमारे साथ जो स्टूडियो मौजूद हैं वो है श्री पराग अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं पराग जी के बारे में, ये संबलपुर के वो पहले मारवाड़ी सदस्य हैं जिन्होंने मारवाड़ी युवा मंच का स्टेट लेवल का प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो हासिल किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज सर के बारे में आपको बता दूं, इनका अपना एक बिजनेस है और बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा करते करते किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट लेवल के प्रेसिडेंट वाली पोजीशन पे पहुंचने तक का जो इनका सफर है उसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे और बहुत कुछ से सीखने को हमको मिलेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। आपको बता दें, आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमको मैसेज किया था कि आप पराग भैया को बुलाइए आपके शो में, क्योंकि हमको उनके बारे में बहुत कुछ जानना है। आज पराग भैया इतने बिजी रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं अपने काम में और बाकी युवा मंच के कार्यक्रमों में कि इनसे मिल पाना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछले हम लगभग 1.5 महीने से सर को फॉलो कर रहे हैं कि आप अपना समय निकालिए और हमारे शो में आइए। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितने व्यस्त रहते हैं ये अपनी जिंदगी में। तो आज ये हमारा एक सौभाग्य है कि ये अपना समय निकाल के हमारे शो में आए हैं। उम्मीद करता हूँ आज के शो में आपको बहुत कुछ इनसे सीखने मिलेगा। आपका सर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं। आप हमको बताइए कि एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो मारवाड़ी फैमिली का क्या होता है ना कि हमको सिर्फ धंधा करना है, पैसा आना चाहिए, इसके लिए हम मारवाड़ी सारे विश्व में विख्यात हैं कि मारवाड़ी मतलब यह धंधा, खाली पैसे के वो बहुत उसमें ज्यादा फोकस करता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने समाज सेवा के लिए समय निकाला, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि नहीं हमको इसके लिए भी कुछ करना चाहिए? कहाँ से विचार आया? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपने अपने स्टूडियो में मुझे आज चयन किया। और मैं मारवाड़ी होने के नाते आपको बोलना चाहूँगा, मारवाड़ी सबसे पहले अपनी इज्जत का ख्याल रखता है, अपने संस्कारों का ख्याल रखता है, अपने जो नैतिक जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखता है। व्यापार, पढ़ाई, पारिवारिक व्यस्तता के साथ साथ समाज सेवा भी मारवाड़ियों के रग रग में बसा हुआ है। और जब हम छोटे थे, जब देखते थे हमारे पिताजी, बड़े भाई, समाज के अन्य व्यक्ति समाज सेवा में आगे रहते हैं, तो हमको भी इच्छा होती थी कि भाई ऐसे सामाजिक कार्य हम भी हमारे साथियों के साथ मिलकर करें। और उसी की सोच, उसी के जज्बों के साथ हम आगे बढ़ते गए और समाज सेवा के क्षेत्र में नए आयाम को स्थापित किया। पराग जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है और कहाँ से आपने आपकी बेसिक्स पढ़ाई सब कंप्लीट करी है? देखिए, मैं एक साधारण परिवार से था। हमारे पिताजी, माताजी के साथ साथ हम 2 भाई और 4 बहन का बड़ा परिवार था। और पिताजी भी एक नौकरी पेशा थे। बचपन से ही सामान्य स्थिति, सामान्य जीवन जिया। पढ़ाई के साथ साथ मैंने जब 7 क्लास में पढ़ाई कर रहा था, जब से बिजनेस भी चालू किया। पहले तो 7 क्लास से? 7 क्लास का लगभग 12 साल 13 साल की उम्र में मैंने अपना छोटा सा व्यवसायिक स्टार्ट किया। खुद का ये अपने दिन आप में में बहुत बड़ी बात है। ये 12 रुपया 13 रुपया मेरी आमदनी होती थी। उसी से मैं खुद भी अपना खर्चा निकालता था और यार दोस्तों को भी इसमें सपोर्ट करता था। जब 10 क्लास का एग्जाम दिया तो सबने कहा बिजनेस को बढ़ाना है, करना है। आर्थिक स्थिति भी इतना अच्छा नहीं था कि भाई कोई लंबा चौड़ा बिजनेस कर सके। अपना बिजनेस का शुरुआत भी मैंने एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाल के 700 रुपये महीने के दरमा से स्टार्ट किया। और धीरे धीरे वो भी मेरा एक तो अनुभव था, सीखने को मिला। जरूर मुझे 3 महीना काम किया उस पेट्रोल पंप में, लेकिन 3 महीना का काम मेरे लिए 3 साल की डिग्री से भी बड़ा काम आया। और उसके बाद जब
हमारी जो एग्ज़ाम की 3 महीने की छुट्टी ख़त्म हो गई तो मैंने काम छोड़कर मैं +2 में दाखिला कराया कॉलेज में, और 2 साल मैंने कॉलेज की पढ़ाई की। उसके साथ साथ पैरेलल दुकान भी चालू किया, एक छोटा सा खितराजपुर में ही, कलर चूना हार्डवेयर की। और एक ठो परिवार को चलाने का भी था और घर को भी देखना था, तो पढ़ाई तो मैं ज़्यादा नहीं कर सका। +2 कंप्लीट करके +3 में एडमिशन ही कराया था, उसके बाद नहीं जा सका मैं कॉलेज। तो आपकी जो कहानी है मतलब किसी फिल्म से कम नहीं है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। तो ये एक बहुत प्रेरणादायक इनका जीवन रहा है, और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनके जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो हमारा आज का जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, वो भी अगर इनके जीवन का कोई एक पार्ट भी अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले तो डेफिनेटली उनको बहुत बहुत मदद मिलेगी। जहाँ तक हमको आपके बारे में पता है, आपके पिताजी भी बीजेपी के एक लीडर थे और वार्ड काउंसलर भी रह चुके हैं अपने ज़माने के। तो उनका बीजेपी में होना और आप आज जो बीजेपी को फॉलो कर रहे हो, क्या उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली कि आपने भी बीजेपी को ही चुना? आप किसी और भी पार्टी को चुन सकते थे। हमने बहुत जगह ऐसे परिवारों को देखा है जहाँ पिताजी किसी एक पार्टी को करते हैं, बेटा किसी और पार्टी को अप्रोच करता है, दो लोग दो अलग अलग पार्टी में अपना एक अस्तित्व बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर एक पार्टी फेल हुई दूसरी तो जीतेगी, तो इस तरीके से हमारा घर तो चल जाएगा, कहीं ना कहीं से फायदा होगा। लेकिन ऐसा क्या रहा कि आपने भी बीजेपी को ही फॉलो किया? आपके पिताजी का क्या रोल रहा आपके लाइफ में? आज जो भी मैं हूँ पिताजी के बदौलत हूँ। मैं जब पैदा भी नहीं हुआ उससे पहले भी से पिताजी, जनसंघ के समय से पिताजी एक हिंदुत्व, एक तो भारत प्रेमी के रूप में काम करता है। जनसंघ के टाइम में उन्हें 20 साल जेल में भी रहना पड़ा, जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और जब होशोवा संभाला, लगभग 1979 में मेरा जन्म हुआ, और 5-6 साल बाद 85 के आसपास जब दुनिया को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगा, उसी समय से प्रेरणा मिली। पिताजी का आशीर्वाद हमेशा साथ था, और हर मोड़ में, हर तरफ जब भी काम करने का मौका मिलता पापा के साथ, पिताजी के साथ, तो हमेशा हिंदुत्व के लिए, भारत, अपना देश प्रेम के लिए काम करते थे पापा। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के उस सिद्धांतों से बहुत चीज़ सीखने को मिली। लगभग जब मैं 20 वर्ष का हुआ 99 में, तो एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसमें कि पूरा उड़ीसा में दिल दहला दिया। सुपर साइक्लोन उड़ीसा में बहुत बड़ा तबाही लेके आया था। लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग की उसमें मौत हुई। उसी समय मैंने पहला अपने दमखम से एक रेलवे स्टेशन में कैंप किया, जिसमें कि जो घायल अवस्था में लोग आ रहे थे, जो जिनका घर द्वार उजड़ गया था, उन्हें सरकार वापस भेज रही थी। हम ऐसे लगभग 10,000 लोगों को रेलवे स्टेशन में उनका खाना, उनका मेडिकल का व्यवस्था, और पहला मैं अपना लीडरशिप में उस काम में आगे बढ़ के किया, जिसमें कि मुझे समाज के साथ साथ अन्य समाजों का भी बहुत सहयोग मिला, और एक अच्छा काम किया जिससे मेरा हौसला बढ़ा कि हम आगे भी और भी कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए, अपने शहर के लिए। और उसी जुनून के साथ हमने उस कारवां को आगे बढ़ाया, और दिन प्रतिदिन नए नए समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य किए। तब आपने मारवाड़ी युवा मंच ज्वाइन किया था कि नहीं किया था 1999 में? 1999 में नहीं किया ज्वाइन। तो ऐसा क्या हुआ जो आपको मोटिवेशन मिला कि मुझे मारवाड़ी युवा मंच भी ज्वाइन करना चाहिए? किसी देखिए, दोस्त ने आपको बोला आने के लिए कि कैसे, क्या हुआ? उसके पीछे की मारवाड़ी कहानी क्या है? युवा मंच संबलपुर में बहुत पुराना था। लगभग 1985 से मारवाड़ी युवा मंच कार्य कर रहा था, लेकिन हमारे खितराजपुर तरफ इसका प्रभाव नहीं था, ज़्यादा टाउन में था। और हमारे खितराजपुर में मेरे काफ़ी दोस्त जो मारवाड़ी समाज से थे, मैं चाहता था उनको भी एक लेके संगठन बनाए,
बाकी सदस्यों को भी हम जोड़ें साथ में। और 2003-4 में हमने खितराजपुर में एक मारवाड़ी युवाओं का संगठन बनाया। लगभग 60 युवा साथी एक साथ जुड़े और उनसे फिर हमने दूसरी पारी स्टार्ट की। और सभी का साथ, छोटों का बड़ों का, बहुत शानदार सहयोग मिला, जिससे कि हम खाली समाज का ही नहीं, पूरे संबलपुर में के साथ साथ राजनेताओं का भी, जिला प्रशासकों का भी दिल जीत पाए। हमने पहली बार 2007 में एक आर्टिफिशियल लिप्स कैंप किया, जिसमें लगभग 500 लोगों के जिनके हाथ पैर नहीं थे वो मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा हमने लगाया और पूरा एक शहर में तहलका मचाया कि हाँ भाई, मारवाड़ी संगठन भी इस टाइप का काम कर सकता है। इसके अलावा अमृत धारा, ब्लड डोनेशन कैंप, ऐसे बहुत सारे कार्य चलते थे। लेकिन वो सबसे बड़ा कार्यक्रम एक मारवाड़ी संगठन का संबलपुर में किया गया, जिसमें एक बहुत बड़ी पहचान मारवाड़ी युवा मंच को मिली, हमको मिली। ये इसमें तो देखिए कोई दो राय नहीं है। आज मारवाड़ी युवा मंच जिस लेवल पे काम कर रहा है, उसी की बदौलत हम पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अगर जाएं, हम प्राउडली बोल सकते हैं कि यस, हम मारवाड़ी हैं। क्योंकि हर एक एरिया में, हर एक जिला में मारवाड़ी युवा मंच के जो कार्यकर्ता हैं वो इतने जी जान से काम करते हैं समाज सेवा के लिए, जिससे पूरे समाज में मारवाड़ी की एक अपनी एक अलग इज्जत होती है। आज हम कभी भी किसी ऑफिसर से भी अगर मिलने जाते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं मैं, अगर हम किसी जिला के कलेक्टर से भी अगर मिलने जाते हैं, तो जब हमको पूछते हैं वहां चौकीदार आप कौन, हम सिर्फ इतना बोलते हैं हम मारवाड़ी युवा मंच से आए हैं। बस हमको और कोई पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुरंत जाके कलेक्टर से हमारा मैसेज पहुंचा देता है। तो इतने लेवल तक आज हमारी इज्जत बढ़ी है। वो हर एक एक मारवाड़ी युवा मंच का जो कार्यकर्ता है, समाज का जो व्यक्ति है जो इसमें भागीदारी ले रहा है, वे उनकी बदौलत है। इतना कुछ किया आपने समाज के लिए, तो इसमें दिक्कत आपको होती होगी पक्का, क्योंकि आप एक बिजनेस भी कर रहे हो, आपको अपना गृहस्थ जीवन भी संभालना है, समाज सेवा भी करना है। कैसे इसको बैलेंस कैसे कर पाते हैं? कोई भी कार्य करने के लिए आदमी का मन होना चाहिए। यदि उसको वो ठान ले कि मुझे करना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। समय भी निकल जाएगा, धन का व्यवस्था भी हो जाएगा, सबका सहयोग भी मिलेगा। हम जब स्टार्ट किए, पढ़ाई भी करते थे, बिजनेस भी करते थे, परिवार को भी देखते थे और समाज सेवा भी करते थे। हम जब समाज सेवा कार्य चालू किए, जब कई बार हमें संबलपुर के ऐसे समाज सेवी लोगों से मिलने का मौका मिला, उनसे प्रेरणा मिली, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जैसे कि हमारे संबलपुर से ही हैं सुधीर पुजारी जी, उत्सर्ग से। रेड क्रॉस से हमारे जॉर्ज सर हैं। हमारे संपादक एक तो हैं शिवो मेहर सर। और भी विभिन्न ऐसे लोग हैं जिनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली काम करने की। हमने भी निर्णय लिया कम से कम 5% अब हमारा जो समय का हम अब समाज सेवा के लिए दें। 5% बोलने से 1 घंटा का समय हमने निर्णय किया कि 1 घंटा जरूर हम हमारे समाज के लिए, हम इस सामाजिक कार्य के लिए निकालेंगे। और वो 1 घंटा की जगह 2 घंटा भी निकल जाता था, कभी कभी 3 घंटा भी निकल जाता था, कभी कभी आधा घंटा भी देते थे। समय का कभी अभाव नहीं हुआ और काम अच्छा करते गए तो सबका सहयोग मिला, बिजनेस में भी सहयोग मिला, अपना एक खुद का रेपुटेशन भी बना। जहाँ जाते थे लोग इज्जत से बैठाते थे, पूछते थे। जो लोगों का काम 10 बार जाने से भी नहीं होता था, हमारा काम 1 बार 2 बार जाने से हो जाता था। इसका ही बेनिफिट मिला हमको। तो बहुत आराम से हम दोनों तीनों काम एक साथ कर पाते थे। पराग जी, आज आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं। जब ज्वाइन किया था आपने सिर्फ एक साधारण मेंबर बन के ज्वाइन किया था मारवाड़ी युवा मंच में। कभी ऐसा सोचा था कि मैं इस लेवल तक जा सकता हूँ, कैसा जाऊंगा? आज तक की जो आपकी जर्नी रही है, एक आम सदस्य से लेकर स्टेट का प्रेसिडेंट बनने तक, इस जर्नी के बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए, कैसा रहा आपका ये सफर? देखिए, आदमी को ऊपर चढ़ना है कि नीचे उतरना है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है।
और मुझे शुरू से रुचि रही, किसी भी कार्य को करना है तो एकदम बड़ा रूप में करना है, बड़ा स्तर में, और सबके साथ मिलकर करना है। ये मेरी सुबह शुरू से एक, सोच लीजिए, अच्छाई भी सोच लीजिए, बुराई भी सोच लीजिए, कोई भी कार्य को करते हैं तो एकदम हाई लेवल का करना चाहते हैं। 2004 में हमारा मंच का शुरुआत हुआ खितराजपुर का, और 2010 में मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिला। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि अध्यक्ष का, शाखा अध्यक्ष के रूप में मैं कभी काम करूंगा, लेकिन सभी मेरे साथियों ने मुझे सहयोग किया और मेरा नाम को सामने लाया। उसी दौरान हमने बहुत सारे कार्य किए समाज सेवा के क्षेत्र में। उसमें से एक कार्य था पोलियो करेक्टिव सर्जरी कैंप। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के अलावा आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी लगभग 125 बच्चों का जो पोलियोग्रस्त थे, जिनको चलने में असुविधा होता था, किसी का एक पैर छोटा एक बड़ा, हमने अखिल भारतीय मारवाड़ी योग मंच के साथ मिलकर पोलियो करेक्टिव सर्जरी कैंप किए, जिसमें 120 बच्चों का हमने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन की टीम विशाखापट्टनम से आई थी और बहुत सुंदर रूप से, बहुत अच्छे तरीके से हमने उस कैंप का संचालन किया। जिला प्रशासन के साथ साथ और भी विभिन्न सामाजिक संगठन संबलपुर के हम लोग को सहयोग किए। खुद जिलाध्यक्ष, जिलाधिकारी, कलेक्टर सर इसके चेयरमैन थे। उस ऑपरेशन का सफल आयोजन के बाद 2 दिन बाद हमारे कैंप में अचानक ऐसी खबर आई कि एक बच्चा का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। हमने तुरंत उस बच्चे को ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जैसे ही हमने उसको लेके हॉस्पिटल भर्ती कराया तो उसकी मृत्यु हो गई। वो बच्चा लगभग 1.5 साल का था। वो घटना घट गई तो हम बहुत चिंतित हो गए कि भाई ये ऐसा कैसा हो गया। लगभग 10:30 बजे रात के बजे थे और खुद हमारे साथियों ने उस बच्चे को बाइक में लेके गया डॉक्टर के पास। उन्हें तुरंत हमारे और भी सभी साथियों को बुलाया, ऐसा ऐसा घटना घट गया है, क्या किया जाए इसमें। डॉक्टरों को बुलाया। देखते देखते रात के 3 बजे एक दूसरे बच्चे की मौत हो गई। वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक तो चिंता का विषय था और एक तो बहुत दर्दनाक हादसा टाइप का था कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया बोल के। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जिला प्रशासन को, हमारे जो साथ विभिन्न संगठन थे उस तरह के साथियों को, रेड क्रॉस के साथियों को, और भी जो संगठन थे उनके साथियों को, जिन्होंने हमारा साथ दिया और उसके जो कार्रवाई की कि ये घटना क्यों घटी। रात को हमारे जो कलेक्टर साहब रात को 2 बजे हमें फ़ोन करके बोले कि आप चिंता नहीं कीजिए, घटना घटी है, कोई बात नहीं, हम इसकी जो भी है कार्रवाई, इसको अच्छा क्या क्यों हुआ क्या नहीं उसकी जानकारी लेंगे, और आप लोग बिल्कुल डरिए नहीं। जो अच्छा काम करता है तो उसमें कुछ न कुछ घटना घटता है। वो घटना सोच लीजिए हम लोग का एक रात में ऐसा टर्निंग पॉइंट लाया मेरे जीवन में कि मैं आपको बता नहीं सकता। और रात भर लगभग हम लोग युवा साथी सोए नहीं, और कैसे उस घटना को कैसे हम अंजाम दें, जो बच्चे मर गए उनके परिवार वालों को क्या बोलें, बहुत सारी समस्या हम लोग के सिर में मंडरा रही थी। फिर भी सबने आया, उसकी जानकारी ली, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या उसमें टेक्निकल फॉल्ट था, हमारा कुछ प्रॉब्लम था, या डॉक्टरी टीम का था, या कैसा था। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे को नमूनिया होता है या मिर्गी का दौरा पड़ता है, हमको टेस्ट में मालूम नहीं पड़ता है बोला। जो भी बच्चे आए थे बहुत दुखी थे, उनके माँ बाप दुखी थे कई वर्षों से। कोई 10 साल का था, कोई 5 साल का था। कहीं भी लोग दिखाने जाते थे, उनको डॉक्टर पूछता था इसको मिर्गी आता है क्या, निमोनिया है क्या। वो लोग हाँ बोलते थे तो डॉक्टर मना कर देता था कि भाई ये इलाज हम नहीं करेंगे। जब वो हमारे कैंप में आए तो उनको आता था, लेकिन उन लोगों ने कारण, कोई भी कारण से मना कर दिया कि नहीं आता है, शायद हमारा बच्चा ठीक हो जाए बोल के। ठीक है, उन लोग भी मजबूर थे। मेरे को 2 बच्चे का गम नहीं है, लेकिन हम
118 बच्चों को ठीक कर पाए, उसमें से कम भी 70 बच्चे ऐसा है जो अपने पैर में आज खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं। उस चीज का खुशी है। तो बड़े काम करेंगे तो कठिनाइयां भी आएंगी, और वो एक तो ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो हमें बहुत स्ट्रांग बनाया। हमको ऐसा बना दिया कि हम कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। और एक तो हम लोग को जो सपोर्ट मिला लोकल समाज का, लोकल संस्थाओं का, वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे जिंदगी में। और उससे हम काम करने का जो स्पीड था हम लोग का लगभग 10 गुना बढ़ गया। उसी का नतीजा है कि हम और बड़े बड़े काम करके आज पूरे उड़ीसा में संबलपुर से हम एक अपना उम्मीदवार के रूप में पूरा उड़ीसा में मारवाड़ी युवा मंच के साथ साथ और भी संगठन को चला पा रहे हैं। उस समय जो बच्चे जिनके जो अभिभावक थे उन्होंने कुछ दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं किया? कि उनके तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई अगर उनका बच्चा चले गया तो। उनका क्या उस समय कैसा रिस्पॉन्स था? हमने उनके परिवार वालों को जब बताया कि भैया ऐसा ऐसा बात है और आपका बच्चा नहीं रहा, देखिए मन में पीड़ा तो होगी चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो 3 दिन जो पहले हम लोग के साथ थे, 3-4 दिन हम लोग का जो व्यवहार, हम लोग का ट्रीटमेंट उन लोग जो पाए, तो उनको कहीं भी ऐसा 1% भी नहीं लगा कि इनका कोई फॉल्ट था। वो 3 दिन 4 दिन के अंदर समझ गए कि ये साथी लोगों, युवा मंच के सदस्य लोगों पूरा सेवा भाव अपने निष्ठा के साथ काम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम गलत बताए उसी का परिणाम रहा। तो ऐसा कोई दंगा प्रसाद नहीं हुआ। और खुशी का बात और बताता हूँ, जो एक 1.5 साल का बच्चा वहां पे एक्सपायर किया, उसी के परिवार वाले का 1 साल के बाद फोन आया हमारे एक युवा साथी के पास कि भैया आज से 1 साल पहले हम आपका कैंप में जो हमारे बच्चों को लेके गए थे और बच्चा खराब हो गया था, आज भगवान सही सलामत हमको दूसरा बच्चा दिया है। बोला उसका खुशी हमको बहुत ज्यादा है। अच्छा। और उसका खुशी का हम आपको आज बता रहे हैं। हाँ, हम बहुत खुशी है। आप लोग का जो सेवा प्यार हमें मिला, कहीं भी हमारा मन में उस चीज का नहीं है। ये उससे बड़ी हम लोग को सोच लगा आशीर्वाद, माता रानी का एक आशीर्वाद, माँ समलेश्वरी का आशीर्वाद के रूप में जो फोन आया, बहुत खुशी लगा। वो बच्चा बरगढ़ जिला का झारखंड का था। वहां से उसके पिता ने कहाँ से फोन नंबर लाया 1 साल बाद और हमें फोन किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का बात था। पराग जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए कि आप जो मिलकर इतने बड़े बड़े जो कैंप करवाते हो, इतने बड़े बड़े मेजर ऑपरेशंस करवाते हो, ये ऑपरेशन सस्ते तो होते नहीं है, महंगे होते हैं। तो इनका फंडिंग कैसे होता है? कहाँ से पैसे अरेंज होते हैं? देखिए, जब कोई भी, मैं और हमारे युवा मंच का बात नहीं बोलूँगा, कोई भी संस्था यदि सही दिशा में, सही राह में सही कार्य कर रहा है तो उसको पैसा का अभाव कभी नहीं आएगा। हम नहीं, हमारे जैसे सैकड़ों संगठन हैं जो समाज सेवा के लिए बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और कई ऐसे भी संगठन है खाली दिखावटी के रूप में काम करता है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो दिल से चाहता है कि हमको कुछ करना है समाज के लिए, देश के लिए, तो भामाशाहों का कमी नहीं है हमारे समाज में भी और अदर समाज में भी। हम खाली प्लान करने का देरी है, वो चाहे 1,000 रुपये का काम हो, चाहे 1 लाख का काम हो, चाहे 1 करोड़ का काम हो, पैसा का कभी शॉर्टेज हमको नहीं लगा कि भाई समाज सेवा के कार्य में हमको कम पैसा मिला हो। सरकार से कैसा सपोर्ट रहा? कभी सरकार ने फंड दिया इस चीज के लिए? सरकार भी सपोर्ट करता है और ऊपर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको बोलते हैं कि भैया ऐसा कोई भी कार्य हमको जरूर बताना। हम तो आधा आदमी लोग को बोलते हैं, आधा को बोल भी नहीं पाते हैं। उनका हम लोग को कंप्लेन रहता है, आप हमको क्यों नहीं बोले भैया, ये कार्य में हमारा पैसा लगना चाहिए। जो धर्मादा बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जो अपने इनकम का कुछ एक हिस्सा धर्मादा के लिए यूज करना चाहते हैं। हाँ, हमारा युवा मंच का 2-3 प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें लोग एडवांस में बोल के रखते हैं कि भैया हमको ये काम होने से बोलना। जैसा कि आर्टिफिशियल लिप्स कैंप है, जैसा जिसका हाथ पैर कट जाता है, तो उसको युवा मंच लगभग आज से 20 वर्षों से ये कार्य कर रहा है। और कम से कम भी 1.5 लाख लोगों को मारवाड़ी युवा मंच ने जो है आर्टिफिशियल लिप्स के माध्यम से अपना काम करने में सक्षम बनाया है।
ये हमारी विशेषता है। उसमें हमारा खुद का दो दो फैक्ट्री है इंडिया में, एक आपका सिलीगुड़ी में है, एक भुवनेश्वर में है, लेकिन अभी फिलहाल उसका रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गया है। हर जगह गवर्नमेंट भी ये काम कर रहा है और हमको भी जहाँ मौका मिलता है साल में 6 महीना में जरूर हम हर क्षेत्र में कैंप लगाते हैं। पराग जी, जैसे अभी आप हैं स्टेट प्रेसिडेंट, तो अभी आपका जो टेनरशिप है, इस टेनरशिप के दौरान आपने क्या नया इनिशिएट लिया है और किस नए सेक्टर पे आप अपना प्रायोरिटी देके अपना काम कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट? मेरा शुरू से एक मकसद था, कैसे समाज के जो युवा वर्ग है उनको संगठित करें, उनको संगठित कर एक ताकत के रूप में हम उनको सामने लाए, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, युवा विकास के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो। आज हम यदि संगठित रहेंगे तो हर कार्य कर पाएंगे। और एक सपना था, इनके साथ साथ हम हमारे समाज में को राजनीतिक क्षेत्र में भी लाना चाहते हैं। और पहली बार इस चुनाव में हमने हमारे युवा साथियों, हमारे जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, लगे तो हमें दो दो विधानसभा की टिकट उड़ीसा से मिली। एक टिटलागढ़ से हमारे युवा साथी हैं और एक चंपुआ बड़विल से, वो भी हमारे युवा मंच के सदस्य रह चुके हैं। और आशा है हम इन्हें जीत दिलाकर विधानसभा में भी बैठाएंगे और हमारा समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे वो। पराग जी, जितना मैं आपके बारे में जान पा रहा हूँ, आप जितने रूट लेवल पे जुड़े हुए हैं समाज सेवा के कार्य से, तो क्या भविष्य में आप भी राजनीति में आने का कुछ विचार कर रखे हैं क्या? क्योंकि जब हम राजनीति में आते हैं, अपने पास एक पावर भी आती है, एक आपकी इच्छा है कुछ करने की, प्लस पावर भी मिल जाए तो हम उस काम को बड़े रूप में कर सकते हैं। तो क्या ऐसा आपने कभी कुछ विचार बनाया है? देखिए, राजनीति का भी मकसद है समाज सेवा और हमारा मकसद भी है समाज सेवा। राजनीति का जो समाज सेवा है वो अलग है और एक समाज सेवी वो अलग है। कभी ऐसा विचार तो नहीं किए कि हमको कोई राजनीति में उतरना है, लेकिन जरूरत पड़ेगा समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए, तो जरूर उतरेंगे। और ऐसा कोई सोच नहीं है कि अपने को राजनीतिक क्षेत्र में जाना है। और मैं चाहूँगा जिसको इंटरेस्ट है जरूर राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए, उनका सपोर्ट हम लोग जरूर करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। पार्टी से हमको मतलब नहीं, किसी को भारतीय जनता पार्टी पसंद है, किसी को बीजू जनता दल पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है। कोई भी क्षेत्र में यदि कोई आता है तो जरूर आना चाहिए, उसका सपोर्ट समाज का, देश का जरूर मिलेगा। अभी आप कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? अभी आपका प्रेसिडेंट का जो टेनरशिप है शायद और लगभग साल भर का और बाकी है, तो ऐसा क्या कुछ और कुछ प्रोजेक्ट लेके काम करना चाह रहे हैं आप कि आपके इस कार्यकाल के दौरान आप इसको तो ये अचीव करना ही करना है, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं आप? हमारा जो उड़ीसा प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच है, लगभग 40 वर्षों से ये काम अपना उड़ीसा में कर रहा है। हम चाह रहे हैं प्रत्येक युवा साथी समाज का इस संगठन के साथ जुड़े और संगठन के साथ जुड़कर इस संगठन जैसा बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई सीखते हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी जाते हैं, स्पोर्ट्स सीखते हैं, ये मारवाड़ी युवा मंच ऐसा संगठन है जो बच्चों को संस्कार सिखाता है, समाज सेवा के प्रति जागरूक करता है, उसको अपने परिवार, पढ़ाई और बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा का क्या दायित्व है उनको सिखाता है, समाज के साथ जोड़ता है। हम चाहेंगे, मेरा भी यही धैर्य है कि सभी युवाओं को एक सूत्र में बांधकर समाज सेवा के साथ जोड़ें, समाज के साथ जोड़ें, जो कि आज की परिस्थिति में सभी परिवार छोटा होते जा रहा है। पहले तो क्या 5 भाई, 4 भाई, 2 भाई का परिवार रहता था, लेकिन अब एक या ज्यादा से ज्यादा 2 भाई। तो क्या बहुत लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हम चाह रहे हैं उस जो अकेलापन की कमी को दूर करें और उनको ऐसा एहसास दिलाएं कि नहीं, आपके साथ आपका समाज पूरा आपके साथ खड़ा है, मारवाड़ी युवा मंच खड़ा है। आप निष्फिक्र, निर्भय होकर कोई भी कार्य आधा रात को भी दरकार पड़े तो युवा मंच के साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, उसका समाधान हम जरूर निकालेंगे, चाहे वो भारत के कोई से कोने में भी हो। आज लगभग भारत में हमारी 870 शाखाएं हैं, पूरे भारतवर्ष में हर कोने कोने में। कोई भी काम होता है, कोई भी हमको असुविधा रहता है,
डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के माध्यम से हम उस जगह के अध्यक्ष को फोन करके वहां का हम काम करवा सकते हैं। ये बेनिफिट है संगठन के साथ जुड़ने का। तो मेरा आज इस जनवार्ता के माध्यम से मैं सभी युवाओं को अपील करूंगा कि आप लोग भी संगठन के साथ जुड़िए और अपनी ताकत को बहुत मजबूत कीजिए। पराग जी, अभी आप हमको बताइए, आपका जीवन में अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए क्या रहा है? कोई ऐसा काम जो आपने किया जिसके लिए आपको बहुत अच्छे लेवल पे लोगों ने उसकी सराहना करी और एक रिकॉग्निशन मिला आपको? जैसा कि मैं आपको बताया था, पोलियो करेक्टिव सर्जरी कैम्प, हम्म, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक तो सोशल वर्क रहा। उसमें बहुत सारी चीज़ों का हमको सामना करना पड़ा, ऊंचाइयां नीचाइयों देखना पड़ा। उसी से प्रेरित होकर मुझे पूरे प्रांत स्तर में भी सर्वश्रेष्ठ शाखा अध्यक्ष का पुरस्कृत किया गया पुरी में, पूरे प्रांत की ओर से 2010 में। और 2011 में राष्ट्र में भी मुझे सर्वश्रेष्ठ ब्रांच प्रेसिडेंट और ब्रांच दोनों को सम्मानित किया गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। नासिक महाराष्ट्र में यह अधिवेशन हुआ था राष्ट्र का, और वहाँ ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी मुझे उपलब्धि रही। साथ ही साथ कई बार जिला स्तर में भी मुझे सम्मानित किया गया कार्यों के लिए। ये सम्मानित सिर्फ मुझे नहीं, मेरे संगठन, मेरे साथियों की बदौलत भागीदारी मिला। तो मैं चाहूँगा मेरे सभी साथियों का इसका मैं हकदार बनाऊं। हमारे राष्ट्र निर्माण में ये हमारे राज्य के भी प्रोग्रेस में आपके हिसाब से मारवाड़ी युवा मंच का क्या योगदान रहा है? क्या रोल निभा रहा है मारवाड़ी युवा मंच? मारवाड़ी युवा मंच एक ऐसा कार्य करता है जिसको राष्ट्र निर्माण में बहुत आदरपूर्वक लिया जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर में हो चाहे प्रांत स्तर में हो। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, मारवाड़ी युवा मंच विगत 40 वर्षों से अवेयरनेस कार्यक्रम के हिसाब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता था। अभी 20-25 वर्ष से भारत सरकार, जिला अपना राज्य सरकार उस नारे को लेकर उस आह्वान के साथ काम कर रहा है। जैसा एम्बुलेंस सेवा हम 25 वर्षों पहले चालू किए थे, उसको देखकर अभी 10 वर्ष से भारत सरकार हुआ, उड़ीसा सरकार हुआ, एम्बुलेंस सेवा का कार्य कर रहा है। रक्तदान विगत हम 30-35 वर्षों से कर रहे हैं और बहुत अच्छे रूप से कर रहे हैं। उसको आज प्रोत्साहित करके पूरा देश रक्तदान के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। उसको भी भारत सरकार और जिला अपना राज्य सरकार उसको कर रहा है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है, जैसा आर्टिफिशियल लिप्स कैप पहले कोई नहीं करता था, खाली बस मारवाड़ी युवा मंच एकमात्र संगठन था जो पूरा देश देश में जाकर हर जिले में कैंप लगाकर किया, चाहे वो कश्मीर का कारगिल हो चाहे कन्याकुमारी हो। आज बहुत सारे राज्य सरकार उसको कर रही है, आर्टिफिशियल लिप्स कैम्प। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो कि भारत निर्माण में हम लोग का जो कार्य है कर रही है। और भी इसके साथ साथ युवा विकास के ऊपर भी हम लोगों ने 2-3 चीज़ की पहल की थी, सेल्फ लीडरशिप के ऊपर में और भी उनका रोजगार के ऊपर में। आज भारत सरकार उसमें बहुत जोर देकर सफाई अभियान के ऊपर में पूरा ताकत देकर कर रही है। पराग जी, जैसे आपने कहा कि आज हम जो भी समाज का सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जब तक हम एक टीम में काम कर रहे हैं, हम एक संगठन में काम कर रहे हैं, काम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसको हम बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आज कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि जब कोई संगठन बड़े रूप से काम करने चलता है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, इतने लोग को मैनेज करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। फिर बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि वो बड़ा संगठन फिर अपने आप में 2 गुटों में बंट जाता है। तो ऐसी सब प्रॉब्लम को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं? बहुत बार हम देखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल ही दे रहा हूं आपको
कि एक अच्छा खासा संगठन है, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपना अलग अलग बना लिया, संगठन ए, संगठन बी। ए वाले कहते हैं हम अपना काम करेंगे, बी वाले कहते हैं हम अपना काम करेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो बहुत बड़े रूप से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आज हर जगह देखने मिल रही है, और वही चीज जैसे अभी आपने बोला कि आज परिवारों में भी ये चीज हमको देखने मिल रहा है। कल परिवार ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, 6-7 भाइयों का परिवार हुआ करता था, आज वो छोटा होते जा रहा है। ठीक उसी तरीके से हमारा समाज में भी जो बड़ा रूप में एक समाज होता था जो अपने आप को बांट के अलग अलग होकर काम करना पसंद कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे डील कर सकते हैं, इसमें आपके क्या विचार हैं? कोई भी कार्य करने के पहले उस कार्य के बारे में सोचा जाता है, उसका एक तो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। जैसा आज अपने घर बनाते हैं तो आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, उसका डिजाइन बनाता है, सारा प्लानिंग करता है। तो कोई भी कार्य आप जब सोचोगे करना है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक मास्टरमाइंड रहता है, और उस कार्य को आप प्लान को बना के जब अपने युवा साथियों के साथ शेयर करोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें उलटफेर हो जाएगी। कुछ अच्छे के लिए भी होती है, कुछ एक आध चीज खराब के लिए भी हो जाती है। आप जो सोचे रहोगे जरूरी नहीं कि वो ऐसा का वैसा ही प्लान से काम हो। संगठन के साथ काम करने से ये काम तो करना ही पड़ेगा, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, सबका सुनना भी पड़ेगा, और 10 में से 1-2 जन को वो काम पसंद भी नहीं आएगा। इसका मतलब नहीं कि वो लोग अपने से नेगेटिव है, उनका काम करने का तरीका अलग है, आपका काम करने का तरीका अलग है, बस बात तो ही है। तो बड़े बड़े काम जब होते हैं तो किसी को लगता है कि भाई इस तरीके से करने से काम और अच्छा हो सकता था, लेकिन हमको लगता है कि भाई नहीं, ये काम तरीका ही ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत मतभेद भी होता है, लोग उसमें थोड़ा सा मनमुटाव करके इधर उधर भी जाते हैं, लेकिन उनका भी मकसद वही है, काम समाज सेवा, और हमारा भी मकसद वही है। और जब काम करोगे तो कुछ ना कुछ सुविधा तो आएगा ही, बिना काम किए वो सुविधा का मालूम भी नहीं पड़ेगा। और ठीक है, जब संगठन में काम में सुविधा होता है, मन मुटाव होता है, तो मन मुटाव को दूर रखने का भी ताकत रखना चाहिए, और उसको कार्यक्रम के बाद उसको समीक्षा बैठक के माध्यम से हो, चाहे कैसे भी, यदि अपने संगे संग दूर कर लिए तो उसमें कोई असुविधा नहीं आएगा। और उसको फिर गैप को अपने और बढ़ा दिए तो वही कारण बनता है, एक संस्था से कुछ लोग कट के दूसरी संस्था बन जाती है। वो अपने ऊपर निर्भर करता है, एक लीडर के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कैसे मैनेज करता है। तो बहुत बढ़िया स्मूथली चलेगा। ये सब चीज़ तो छोटा मोटा होता है, उसका कोई असुविधा नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। जब हम बात करते हैं ना समाज सेवा की, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो होता है आपका घर। जब घर में आप बोलोगे हमको समाज सेवा करना है, हमको उस कैंप में जाना है, उस प्रोग्राम में जाना है, तो घर वाले ही पहले आपको टोकते हैं कि इसमें तेरा क्या फायदा है, तेरे को पैसा देगा, तू 2 दिन छुट्टी करके जाएगा, तेरा सैलरी का पैसा देगा, तेरा 2 दिन दुकान बंद होगा, तेरा व्यापार से जो पैसा कमाता वो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर क्यों जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे आ सकती हैं। तो ऐसे में आज हमारी शो के माध्यम से आप उन घर तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काम हम लोग करते हैं, समाज सेवा हो चाहे कोई भी हो, मन में संतुष्टि के लिए करते हैं। ऊपर वाला साक्षी है उसका, ऊपर में भगवान बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है, कैसा क्या है क्या नहीं है। कोई काम में 2 घंटा का काम में 2 घंटा में भी खत्म हो जाता है, 1.5 घंटा में भी खत्म हो जाता है, लेकिन कोई काम में 2 दिन का काम 4 दिन में लग जाता है, 6 दिन में लग जाता है। लेकिन जब कोई काम का जवाबदारी ले लिए तो हमको हमारा बिजनेस, हमारा परिवार और सब जिम्मेदारी को हमको भूलना पड़ता है। यदि कोई सामाजिक कार्य लिए हो और आप उसमें मुखिया हो, एक लीडरशिप रोल निभा रहे हो, उसमें एक्टिव रोल, और यदि आप उसमें समय नहीं दोगे तो प्रोग्राम के साथ साथ पूरा संगठन का भी सत्यानाश होगा उसमें। तो समय देना पड़ेगा। घर वाले भी सपोर्ट करते हैं जितना होना चाहिए। कहीं कहीं घर में अशांति भी होता है कि आप पूरा समय वहाँ देते हो, यहाँ देते हो, बिजनेस पूरा ठप हो गया है, वो सब मैनेज करना पड़ता है। ऊपर वाला शक्ति देता है तभी काम हो पाता है। अला
ये हमारा हाथ में भी नहीं है, बस करते हैं तो हो जाता है। अला हमको भी नहीं मालूम कैसे मैनेज होता है। आपके हिसाब से अभी हमारे समाज में कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप हमारे शो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर एटलीस्ट अपना फोकस ले और इस काम को अच्छे ढंग से, इस प्रॉब्लम को छुटकारा दिलाए हमारे समाज को? देखिए, समाज अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है। अपने समाज के हिसाब से यदि सरकार को कुछ अपील करेंगे तो मेरे को नहीं लगता वो सही रहेगा। हम यदि मुद्दों पर बात करें कि हमारा समाज आज व्यवसायिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है कि और कोई क्षेत्र में काम कर रहा है, उसके लिए हमको क्या सहयोग चाहिए, क्या सुविधा चाहिए, क्या चाहिए, तो वो बात क्या है, सुनेगा सरकार। अभी डिजिटल भारत पूरा बन गया है, बहुत सारी चीज़ें उलट फेर हुई है, जीएसटी आ गया देश में, बहुत सारा बदलाव हुआ है, नई शिक्षा नीति आ गई है, और मारवाड़ी समाज का योगदान सदैव सरकार पर रहा है, चाहे वो अपना राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल में हो। कोई भी चीज यदि हम ठोस रूप से सरकार के सामने रखते हैं तो जरूर सरकार सुनता है, लेकिन उस ठोस चीज को कितना सुंदर और कितना हम प्रभावशाली बना के रखें देश उसके सरकार के सामने, जो तुरंत हमारा काम हो, वो हमारे लिए है, हमारे ऊपर है। उसमें हम अपना खुद का उसमें फायदा ढूंढेंगे तो नहीं होगा। यदि हम समाज के छोटे से लेके बड़े सभी को साथ में लेकर उस प्लान को हम किसी को भी दें, सरकार को दें या किसी को दें, तो मैं सोचता हूँ जरूर, चाहे कोई भी सरकार हो, उसको ग्रहण करेगी और जरूर उसके ऊपर विचार कर उसको सार्थक करेगी। बहुत ही सुंदर आपने उसका तरीका बताया। मैं चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो सरकार उसके ऊपर अभी फोकस करनी चाहिए? अभी आपको पता है इलेक्शन खत्म होने वाले, रिजल्ट आने वाला है, नई सरकार आएगी, नया काम करेगी, तो कुछ ऐसा एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सरकार अब आप इस पॉइंट के ऊपर भी जरा ध्यान दीजिए। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा विचार ये है, आज जब शहरों में घूमते हैं ना, तो हम देखते हैं बहुत सारी स्कूलें ऐसी हैं, सरकारी स्कूलें जो बंद पड़ी हैं, वहां बच्चे आते नहीं हैं, वहां धूल जमी पड़ी है। तो मैं ये सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरकार का कोई भी कर्मचारी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज ये मैसेज सरकार तक पहुंचाइए कि जो स्कूलें बंद पड़ रही हैं उनको वापस से जीवित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा फीस ले रही हैं, जिसके कारण आम जनता जो मिडिल क्लास वाले हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात, जो मिडिल क्लास वाले हैं वे लोग सरकारी स्कूल में इसलिए भी नहीं भेजना चाह रहे कि एक तो वहाँ बच्चे नहीं है, स्कूल बंद पड़े हैं, टीचर नहीं है, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आज हम एक सपना देख रहे हैं उज्जवल भारत का, जहां हम भारत का 100 साल का आजादी का एक पर्व बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए एजुकेशन। अगर शिक्षा स्ट्रांग रहेगी बच्चे की तो एक अच्छा सुनहरा भारत उभर कर आएगा। तो सरकार, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप उन स्कूलों पर ध्यान दें जो बंद पड़ रही हैं, उन्हें बंद ना होने दें, और वहां पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करें कि वहां पर कम से कम आसपास के एरिया के जो बच्चे हैं वो वहीं पर अपनी सारी स्कूलिंग कंप्लीट करें। तो पराग जी, अपने पास देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं बात करने के लिए, लेकिन समय की अपने पास पाबंदी है। तो बस आखिर में आपसे यही चाहूंगा कि जो हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने लाइफ को मैनेज करते हुए समाज सेवा में आ सकते हैं और अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि हम कहते हैं ना कि आज का भारत युवाओं का भारत है और आज का युवा ही देश का भविष्य है। तो उन तक आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? मेरा सभी युवाओं से यही संदेश है कि समाज सेवा के साथ साथ अपने शहर का, अपने गांव का, अपने समाज का भी डेवलप जरूर करें। आज हम चाहें तो भारत बदल सकते हैं, युवा शक्ति में इतनी ताकत है। नया भारत का एक स्वरूप हम देश के सामने रख सकते हैं। खास कर जो उड़ीसा में चल रहा है, बिल्डिंगें बहुत बन रही है, सब कुछ हो रहा है, सरकार बहुत खर्चा भी कर रही है, लेकिन सिस्टम में कहीं न कहीं बहुत कमी है।
आज जैसा कि बुर्ला मेडिकल हो या भुवनेश्वर मेडिकल हो, कहीं भी जाते हैं अपने दिखाने के लिए तो अपने को 1 दिन 2 दिन 4 दिन लाइन लगाना पड़ता है, 2-2 घंटा लाइन में खड़ा होकर ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। तो क्या हम कोई सिस्टम के माध्यम से सरकार को जागरूक नहीं कर सकते हैं कि वो सिस्टम बंद हो? आज इलेक्ट्रिक के सिस्टम में देखना जाए तो कब लाइन जाती है कब आती है किसी को मालूम नहीं। आज कोई बड़ा कार्यक्रम करना रहता है तो अपने को उसको जनरेटर के माध्यम से करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम यदि स्थानीय क्षेत्र में भी उसको पॉइंट आउट करके सरकार के सामने रखें तो जरूर रखना चाहिए। सोशल मीडिया अभी इतना एक्टिव है, हम हर चीज को सरकार के साथ साथ देश के सामने रख सकते हैं और उसको ऊपर फोकस करके हमको काम करना चाहिए। कैसे हमारा आसपास का वातावरण सही रहे, कैसे अपने संगठन में मजबूती हो, कैसे हर युवा एक सशक्त युवा के रूप में अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई, अपना समाज सेवा कार्य कर सके। और मैं सभी युवा साथी से भी चाहूँगा कि संगठन के साथ जरूर जुड़कर काम करें, चाहे वो मारवाड़ी युवा मंच हो, चाहे कोई भी संगठन हो। संगठन में ही अपनी ताकत है, संगठन में ही अपना परिचय है। तो जरूर संगठन के साथ जरूर मिलके ईमानदारी से कम भी अपना जो समय है 5% हो, भले 2% जरूर आप नियम से दें। 2% भी बोलने से आधा घंटा का समय यदि आप समाज के लिए समर्पित करते हैं तो ये आपका एक तो हक बनता है, आपकी जवाबदारी बनती है एक सामाजिक युवा होने के नाते। तो मेरा यही आग्रह है, जरूर समाज के साथ जुड़कर अच्छे काम में अपना सहयोग दें। बहुत ही सुंदर आपने पराग जी हमारे युवाओं को एक मार्गदर्शन दिखाया है। आपका मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना इतना कीमती समय लेकर हमारे स्टूडियो आए। और आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी विनती है कि अगर आपको हमारे आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ भी एक अच्छा सीखने मिला हो तो इस वीडियो को आगे अपने परिजनों के साथ शेयर करने में कंजूसी ना करें। अगला गेस्ट कौन होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा अगला एपिसोड आपके द्वारा बताए गए गेस्ट के साथ ही होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।